नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। तो आज का जो प्रोग्राम है वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। और चूँकि हम लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक ऐसा ही स्टॉक लेकर के आए हैं आपके सामने जो काफ़ी अच्छी है वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और इसलिए हम आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो ये स्टॉक है एक महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। अभी ये स्टॉक करीब करीब अपने फेयर वैल्यू से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक अभी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, और आज इसका काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। इससे पहले भी इस वीक में इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, और इसमें अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए सूटेबल स्टॉक नहीं है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए है। और जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें टाइम हॉरिजॉन थोड़ा बड़ा होता है। दैट मीन्स कि आपको अभी इन्वेस्ट करना होगा और 1-2 साल के लिए इस स्टॉक को भूल जाना होगा। तो अगर आप इतने दिनों के लिए इंतज़ार कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्टॉक है, आप इसमें अभी एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कोल इंडिया जो है अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे स्टॉक है। इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, एज़ यूजुअल हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2017 में ये स्टॉक करीब करीब 332 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और स्लोली डिक्लाइन होते गया होते 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 अभी ये 136 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको जो अप स्विंग दिख रहा है वो यहाँ से मैं बोल रहा था कि 124 पे लास्ट वीक ये ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद फिर ये अभी 136 पे आया है। तो करीब करीब 10% तो राइज ऑलरेडी इसको मिल चुका है। अभी अब सवाल ये है कि ये कितना और आगे ऊपर जाएगा, तो इसके लिए हम लोग अभी इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसमें मैं एक कैंडल स्टिक पैटर्न लेकर के आता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, और इसमें हम लास्ट 1 मंथ का डेटा दिखेंगे। तो लास्ट 1 मंथ में आप देखेंगे कि ये इसका एक बॉटम पोजीशन था करीब करीब 124 पे 22 और 23 अप्रैल को, और यहाँ से ये पिकअप करना शुरू किया है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कहाँ एंटर करना है? तो हमने जो मैं इंटर किया था इसमें 126 के आसपास इंटर किया था, समवेयर अराउंड हियर, इस जगह। हाउ डिड आई आइडेंटिफाई दिस? तो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल इंडिकेटर से आपको ये पहचानना है कि वाकई में ये स्टॉक जो है इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग, इट इज़ अंडर वैल्यूड, और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी है अपवर्ड मूवमेंट का। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस से आएगा, एंड वो मैंने कर लिया था कि कोल इंडिया इज़ वन ऑफ द स्टॉक जिसमें हमको इन्वेस्ट करना है। बट कब करना है उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, और उस टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप MACD का हेल्प ले सकते हैं। MACD और RSI, तो RSI तो मैंने ऑलरेडी लगा रखा हुआ है। आप MACD देखिए यहाँ पे, MACD इज़ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसमें MACD में आपको ये 4 आवर का चार्ट को एक्चुअली 1 डे के चार्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं। और आप यहाँ देखिए, चूँकि ये भी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको समझने में, ये छोटा दिख रहा है। मैं एक को हटा देता हूँ, RSI को भी फ़िलहाल हटा देते हैं। अब आपका MACD में आपको क्लियर पैटर्न समझ में आएगा। तो आप देखिए MACD में यहाँ पे जो है आपका ब्लैक लाइन रेड लाइन से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर। अब ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, एंड जो पहला वॉल्यूम है वो अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ से। तो इस जगह पे आपको एंटर करना है 26 और 27 अप्रैल के आसपास। मैं करीब करीब इसी के आसपास एंटर किया था, और उसके नेक्स्ट डे ही मुझे जंप मिलना शुरू हो गया था। इनफैक्ट तीसरे चौथे दिन मुझे ये कैंडल मिला था, और ये स्लोली मूव करना शुरू कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं एंटर तो कर गया। अभी मुझे ये देखना है कि मुझे कितना इसमें चांसेस है पैसे बनाने का। तो उसको देखने के लिए, चूँकि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम हॉरिजॉन को थोड़ा ज़्यादा लंबा रखना होगा, और
उससे भी पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। इस कंपनी के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि ये कंपनी जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से सबसे पहले आप देखना चाहते हैं कि उस कंपनी के कोई एसेट हैं कि नहीं है। और हम एसेट की जब बात कर रहे हैं तो टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं। नॉन टेंजिबल एसेट जो होते हैं वो कभी भी इरोड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल याहू इतनी बड़ी कंपनी थी 2002-2003 के आसपास में, अभी उसका जो अगर पोजीशन देखेंगे मार्केट में तो उतनी बड़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू गूगल एंड फेसबुक। सिमिलरली फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है अभी, कल को 5 साल बाद इतनी बड़ी कंपनी रहती है कि नहीं रहती है, ये डिपेंड करता है कि जो फेसबुक के कंज्यूमर हैं उसको कैसे इसको वैल्यू करते हैं। नेटवर्क इफेक्ट इसको बोला जाता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इसमें नेटवर्क इफेक्ट की वजह से इनकी वैल्यू होती है। कल को अगर लोग फेसबुक यूज़ करना बंद कर दें तो इसकी वैल्यूएशन अचानक से कम हो जाएगी। बट वैसे कंपनी जिनकी फिजिकल एसेट्स होती है, जैसे कि कोल इंडिया के जो एसेट्स हैं वो सारे फिजिकल एसेट्स हैं। कैसे? माइंस के रूप में है, उसके इक्विपमेंट के रूप में है, फैक्ट्री है, जिसको हम लोग प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, उस फॉर्म में बहुत ज़्यादा इनकी एसेट्स हैं। तो ये अगर वर्स्ट के सिनारियो में लेंगे तो ये अपने एसेट्स को बेच के कुछ पैसे बना सकते हैं। ये कंपनी वैसी है। दूसरी चीज़ की कोल इंडिया जो है एक मोनोपोली है। देयर इज़ नो अदर कंपनी इन इंडिया दैट कैन मैच विथ कोल इंडिया। एनएमडीसी है बट एनएमडीसी के माइंस जो है कोल इंडिया के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। जो स्केल है कोल इंडिया का उसके कंपैरिजन में एनएमडीसी काफ़ी छोटा है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया बीइंग अ लार्ज कंट्री, हम लोग का जो एनर्जी डिमांड है दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। सो हम लोग का जो एनर्जी डिमांड है वो अभी लॉन्ग टर्म के लिए फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और चाहे आप जो भी कर लीजिए, लेकिन इतना जल्दी रिन्यूएबल पे स्विच करना आसान नहीं है इतनी बड़ी कंट्री के लिए, जहाँ पे चूँकि हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा। एंड देयर इज़ ओनली वन कंपनी दैट कैन फुलफिल दिस डिमांड एंड दैट इज़ कोल इंडिया। ठीक है, तो इसके बिजनेस का जो फ्यूचर आउटलुक है दैट इज़ गोइंग टू रिमेन स्ट्रॉन्ग और उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है आगे चल करके। मतलब स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ नो कंपटीटर इन द मार्केट। तीसरी ये बात है कि अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि फॉसिल फ्यूल तो अभी लोग डिस्करेज कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, नोबडी नोज़ कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो ये कंपनी अभी रिसेंटली लास्ट वीक में एक बहुत अच्छा मूव लिया है इन्होंने रिन्यूएबल्स के लिए। एंड दिस कंपनी इज़ द ओनली लार्ज कंपनी दैट इज़ ट्राइंग टू इंटर इनटू सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। अभी क्या होता है इंडिया मोस्टली जो सोलर पैनल हैं दैट वी एक्चुअली आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग सिलिकॉन वेफर्स। तो अभी ये जो कंपनी है दे आर गोइंग इनटू उस पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, उस पार्ट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। एंड इन इंडिया देयर इज़ नो अदर कंपनी दैट इज़ डूइंग दैट। तो हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन इनगॉट एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग का। सो अगर वो इसके पास होता है तो अगेन दिस कंपनी विल बी अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट विल बी अ मोनोपोली, क्योंकि इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। सो दे हैव स्टार्टेड दैट एज वेल। अब तीसरा चीज़ है कि नॉट ओनली दैट दे आर ऑल्सो गोइंग टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट दैट प्रोसेस, और उसमें वो अपना सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी रखेंगे। तो अभी रिसेंटली उनका एक MOU भी हुआ है गुजरात गवर्नमेंट के साथ 250 मेगावाट का, और ये लॉन्ग टर्म MOU है फॉर रिन्यूएबल्स, जस्ट माइंड यू, नोट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में तो इसकी मोनोपोली है ही, चाहे आप NTPC में हो या फिर आप किसी और कंपनी में हो। आपको एक्चुअली में कोल अगर चाहिए तो आपको कोल इंडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होगा, और अदरवाइज़ आपको इंपोर्ट करना होगा। बट यू नो कि इंपोर्टेड कोल जो होते हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। एंड अभी रिसेंटली एक सिचुएशन आया था कि हम लोग इंडोनेशियन कोल के ऊपर बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स लगाए, बट एज सुन एज दे सॉ कि मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स आर डिपेंडेंट ऑन इंडोनेशियन कोल, दे एक्चुअली हाइक द प्राइस।
तो वो सब अनसर्टेनिटी की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर मोर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बाइंग कोल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट देन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कम रहती है, और अगर उनके पास लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है कोल इंडिया के साथ तो दे आर मोर सिक्योर। सो लोग कोशिश करते हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग और it is going to be the backbone of India. As India will grow, this company will grow. So वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात ये रही कि ये कंपनी अंडर प्राइस है कि नहीं है, जो हम प्राइस पे करने वाले हैं वो कैसा है। तो देखिए अभी जो मार्केट कैप है इस कंपनी का 829.5 बिलियन रुपीज़ का है, और ये मैं एक वेबसाइट का हेल्प ले रहा हूँ दैट इज सेइंग कि 39.8% बिलो फेयर वैल्यू ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड, तो ये करीब 39.40%, 39.8% और 40% बिलो ट्रेड कर रहा है। इसमें ये जो वेबसाइट है वो आपको बता रहा है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है डिविडेंड के लिए एंड वैल्यू के लिए, एंड इस कंपनी के हेल्थ अच्छे हैं और पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बट इट इज़ नॉट गिविंग द गुड मार्क्स फॉर फ्यूचर, बट आई विल गिव अ वेरी गुड मार्क्स फॉर फ्यूचर एज वेल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी एंटर कर रही है सोलर स्पेस में, और चूँकि ये कंपनी काफ़ी बड़ी साइज़ की है। सोलर स्पेस में बहुत छोटे छोटे एक्चुअली प्लेयर्स हैं, जैसे फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड, रिन्यू पावर और एज्योर पावर, इस तरह की कंपनी, अदानी ग्रीन्स, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज आर एंटरिंग इनटू दिस स्पेस, बट वो स्मॉल स्केल पे एंटर कर रहे हैं। कोल इंडिया आई होप विल एंटर एट अ लार्जर स्केल, एंड स्पेशली चूँकि ये सिलिकॉन इनगॉट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहे हैं एंड सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ अ ह्यूज स्पेशलाइज्ड थिंग, एंड अगर ये वो कर पाते हैं तो इनकी मोनोपोली होगी ऑन इंटायर मार्केट, बिकॉज दे विल हैव ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब आते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर, तो मैं ज़्यादा डिटेल इंट्रिकेसी में नहीं जाऊंगा कि वैल्यूएशन कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको फाइनेंस का नॉलेज नहीं होगा, तो इसीलिए उतना टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि इसकी वैल्यूएशन है कितनी। तो फेयर वैल्यू इस कंपनी की 227.3 के आसपास आ रही है। देयर आर मैनी मेथड्स टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू, वन इज़ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, अनदर वन इज़ कंपेरेबल मेथड्स। तो कंपेरेबल मेथड्स कोल इंडिया के केस में उतना एक्यूरेट इसलिए नहीं होगा कि कोई भी कंपेरेबल कंपनी आपको नहीं मिलेगी। कंपेरेबल मेथड्स वहाँ पे अच्छा होता है जहाँ पे आपको कंपेरेबल कंपनी मिल जाए कंपेयर करने के लिए। कोल इंडिया चूँकि मोनोपोली है तो यहाँ पे कंपेरेबल मेथड्स इज़ नॉट दैट यूजफुल। यहाँ पे DCF मेथड्स और एक ग्राहम नंबर वाला जो मेथड है उसको यूज़ करके आप इसका एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे आप अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 227.3 ये जो दिखा रहा है, मैंने जो कैलकुलेट किया है इट वाज कमिंग अराउंड 270-280 रुपीज़। उसके नीचे ये परफॉर्म कर रहा है 136.85। सो यहाँ पे ये 40% बोल रहा है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मैंने कैलकुलेट किया था करीब इट वाज कमिंग अराउंड 55-60% अंडर वैल्यू। ठीक है, तो इतना अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो इसमें इंटर करने का सबसे अच्छा मौका अभी है, आप इंटर करिए, क्योंकि ये अपस्विंग हम दिखा रहा है। इंटर इनटू दिस स्टॉक फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। आपको 6 मंथ में ये 151-152 के बियॉन्ड चला जाएगा। तो अभी 136 है, 152 के बियॉन्ड जाएगा तो करीब 10% तो आपको 6 मंथ में ही मिल गया। तो अगर आप 1 साल के लिए एंटर करके रहेंगे तो इनफैक्ट चांसेस आर हाई कि आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ आपको देखना है तो आप ये फोरकास्ट किया हुआ है इन्होंने कि कैसे परफॉर्म करेगा। इस फोरकास्ट में फ़िलहाल सिर्फ रेवेन्यू का यहाँ पे आपको फोरकास्ट दिख रहा है और यहाँ पे अर्निंग का दिख रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि 2018 से इनकी रेवेन्यू बढ़ी है और अर्निंग भी बढ़ी है। उसके पहले उतनी अच्छी नहीं थी और इसलिए उसका स्टॉक प्राइस कम हुआ था। स्पेशली स्टॉक प्राइस कम हुआ है बिकॉज ऑफ फ्री कैश फ्लो एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। फ्री कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कम होने की वजह से, क्योंकि फ्री कैश फ्लो जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है दैट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस, इनफैक्ट ऑल द इम्पोर्टेंस गोज टू फ्री कैश फ्लो। सो उसी से वैल्यूएशन आता है कंपनी का। और ये चूँकि कम हुआ है, आप देखिए यहाँ से ये जो पिंक वाली लाइन है इट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली, कम डाउन आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इसके वजह से इसकी वैल्यूएशन कम हो गई थी। बट अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम आउट कर गया है यहाँ पे
एंड दिस टाइम इज September 30th। सो ये जो क्वार्टर था, सितंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, उसमें ये बॉटम आउट कर गया है फ्री कैश फ्लो, एंड नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं आज के डेट में इस जगह पे, तो यू कैन सी कि ये जो है इट हैज़ इम्प्रूव्ड फ्री कैश फ्लो, ठीक है। एंड एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो पुराना लेवल था उस पर चला जाएगा, एंड देन रेवेन्यू इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज अगेन, यू कैन सी कि यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो डाउन हुआ था, अभी फिर से ऊपर हुआ है। यहाँ पे वी आर हियर। इस पूरे एस्टिमेट में सोलर बिजनेस को अभी अकाउंट नहीं किया गया है। वंस दे अकाउंट दैट ऑल्सो, तो इनफैक्ट प्रोस्पेक्ट्स आर मच बेटर, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखेंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस हम लोग 2015 से देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट फ्री कैश फ्लो है वैल्यूएशन में, तो आप इसको देखिए फ्री कैश फ्लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ठीक था, अचानक से यहाँ से ये डाउन जाना शुरू हुआ एंड इट हैज़ गॉन डाउन लाइक एनीथिंग हियर, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है जो वैल्यूएशन है, बट इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव। देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, फ्री कैश फ्लो इज़ निगेटिव -127.998 बिलियन पर ईयर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। टेक्निकल में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसमें ये देखिए कि इंटर कब करना है। इंटर करने के लिए एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, MACD देख करके इंटर कर सकते हैं। RSI देखिए आपस में कितना मार्जिन बचा हुआ है, और एक मैं आपको सुपर ट्रेंड दिखाता हूँ इसमें। तो ये है सुपर ट्रेंड, और ये सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि आज 5 तारीख को, मतलब कल, येस्टरडे, आपको इसमें इंटर कर जाना चाहिए था, ठीक है, 5th को। तो अभी भी टाइम गया नहीं है, यू कैन इंटर। यहाँ पे जब अगर आप इंटर करेंगे तो यू हैव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू मेक मनी, ठीक है। सुपर ट्रेंड इज सेइंग हियर दिस इज़ वेरी राइट टाइम फॉर एवरीवन हु इज़ लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और जो वैल्यू इन्वेस्टर है टू इंटर हियर। आप अभी इंटर करिए। 136.8 इसका अभी क्लोजिंग प्राइस है। मंडे को ये ओपन होगा 136.8 से। कीप ए टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 160-170 एंड टेक एन एग्जिट आफ्टर 6 मंथ टू 7 मंथ। 7 मंथ टाइम पीरियड लेकर के आप इंटर करिए। 7 मंथ में 161 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय।